दोस्तों सोचो, अगर तुम इतने बड़े से मेंशन में अकेले रहते हो और तुम्हारे घर का सारा काम करने के लिए अचानक से ये चमकीली आंखों वाली सुंदर सी मेड आ जाए, जो कि तुम्हारे घर का काम करने के लिए तुमसे पैसे लेने की जगह सिर्फ वहां रहने को कहे, तब तुम क्या करोगे? भाई मैं तो इसे रहने के लिए घर में गया अपने दिल में भी जगह दे दूं। खैर, ऐसा ही कुछ होता है इस लड़के यूरी के साथ। कार एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद इसे अपने घर के सारे नौकरों को हटाना पड़ता है। भले इसका घर काफी बड़ा है, लेकिन इसके पास उतनी जायदाद नहीं है कि उन्हें हर महीने तनख्वाह दे सके। इसलिए वो सारा काम खुद से करने का फैसला करता है। हालांकि जैसा उसने सोचा था ये उतना आसान नहीं था। वो खुद का खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरा जल जाता है। वो कपड़े धोने की कोशिश करता है, लेकिन डिटर्जेंट ज़्यादा डाल देने की वजह से पूरे भर में झाग फैल जाता है। वो वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई भी करता है, लेकिन उसके सारे टेस्ट पेपर्स उसमें घुस जाते हैं। तभी एक दिन अचानक से ये सुंदर सी मेड उसके घर आ जाती है। पहले तो वो कहता है कि उसे काम पर नहीं रख सकता क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है, और उसने हाल ही में अपने सारे सर्वेंट्स को भी हटा दिया था। हालांकि वो उसे बताती है कि उसे उसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे वहां रहने के लिए जगह दे दे, उतना ही उसके लिए काफी है। जब वो उसकी आंखों में देखती है तब यूरी उसकी चमकीली बैंगनी आंखों में खो जाता है और उसकी बात मान जाता है। कुछ दिनों बाद वो सोचता है कि उसे उसको हायर तो करना नहीं था, फिर उसने हाँ क्यों कह दिया। जैसा खाना वो बनाती है उससे स्वादिष्ट खाना उसने आज तक नहीं खाया। उसके आने के बाद से घर हमेशा साफ रहने लगा और उसके धोए हुए कपड़ों से इतनी अच्छी महक आती है जैसे कि वो परफ्यूम में डुबोए गए हों। इन सब चीजों की वजह से उस मेड पर यूरी का शक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए वो उस पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगा देता है, क्योंकि वो घर का सारा काम इतना परफेक्टली करती थी कि इसका और कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। वो उसकी बात सुन के हंसी हंसी में कह रही थी कि हाँ, उसने बिल्कुल सही गेस किया, वो बेशक एक जादूगरनी ही है। वो अपनी नशीली आंखों के जरिए उसे अपने वश में करती है। यूरी इस बात को सीरियसली ले लेता है और उस पर भड़क जाता है, जिससे मेड थोड़ा सा चौंक जाती है। वो कहता है कि उसने उसको जादुई किताब पढ़ते और जादुई मंत्र बोलते हुए भी देखा था। उसने ये भी इल्जाम लगाया कि उसकी आंखें इतनी नशीली हैं कि उनमें देखते ही उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये सुनते ही मेड एकदम से शर्मा गई और बहाना बना के कहने लगी कि वो शॉपिंग करने जा रही है। असल में वो सिर्फ मजाक कर रही थी। उस वक्त जो वो किताब पढ़ रही थी वो हाउसकीपिंग के टिप्स के बारे में थी, कोई जादू टोना नहीं। उसे नहीं लगा था कि यूरी उसकी बातों को इतना सीरियसली ले लेगा। यूरी के दिमाग में बस अब एक ही सवाल था कि ये मेड उसके मेंशन में आखिर करना क्या चाहती है। एक दिन जब मेड बैकयार्ड में चादरें सुखाने में बिजी थी, तब यूरी उसके सामने आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या साजिश कर रही हो। ये सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा देती है, जिससे यूरी और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। वो उसे बताती है कि जब आप मुझे देखते हैं तब बहुत क्यूट लगते हैं। ये सुनकर यूरी और गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मैं क्यूट नहीं लगता, और तुम जितनी भी क्यूट क्यों ना हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। यूरी से बार बार पूछे जा रहा था कि आखिर उसका असली मकसद क्या है, लेकिन मेड बस थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलती है कि मैं अभी आपको नहीं बता सकती। अगले दिन सुबह मेड ने फिर से काफी स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाया। यूरी खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और मजे से अपना नाश्ता करता है, लेकिन तभी उसे अपना एक सपना याद आता है जिसमें उसने देखा था कि वो मेड एक चुड़ैल है। अपनी शक करने वाली फितरत के कारण यूरी ने मेड पर इल्जाम लगा दिया कि उसने खाने में कुछ मिलाया है। उसने तो ये तक कह दिया कि उसने उसे रात में किचन में कुछ करते हुए देखा था। वो ये सब सुनकर फिर से मजाक करते हुए कहती कि हाँ, मैंने आपके खाने में लव पोशन मिलाया है। यूरी तुरंत इस बात को सच मान लेता है और सोचने लगता है कि यही वजह थी कि उसका दिल मेड को देखते ही तेजी से धड़कने लगता है और वो उसकी आंखों से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। लेकिन असल में बेचारी मेड ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं था। रात में वो तो सिर्फ कुकिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। यूरी, जो कि खुद की उलझनों में उलझा हुआ था, इनोसेंटली मेड से प्रॉमिस लेता है कि वो दोबारा से कभी लव पोशन का यूज नहीं करेगी। बाद में जब वो यूरी को उसके नाम से बुलाती है तब वो कहता है कि तुम मेरा नाम इस तरह से क्यों बोलती हो जैसे कि हम दोनों शादीशुदा हों। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो गई और पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। यूरी कहता है कि मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को नाम से बुलाते थे और वो एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार करते थे। ये बात सुनकर मेड बहुत शर्मा जाती है और फिर से शॉपिंग का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अब यूरी मन बना लेता है कि वो भी उसका नाम पता लगाकर ही रहेगा, क्योंकि अभी तक उसे उसका असली नाम मालूम ही नहीं था। उसे एक रेज्यूमे मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम लिलित है। उसे जब पता चला कि उसकी मेड का नाम लिलित है तो उसे वो नाम थोड़ा सा अजीब लगा। रात में खाना खाते वक्त जब लिलित उसे यंग मास्टर कहकर बुलाती है तब यूरी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुला रही हो। लिलित मुस्कुरा कर पूछती कि क्या आप चाहते कि मैं आपका नाम ज्यादा लेने लगूं। जब यूरी हाँ कहता है तब लिलित कहती कि इसका मतलब तो ये होगा कि हम दोनों एक दूसरे का करीब आ रहे हैं। यूरी तुरंत कहता है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम बुलाने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। मैं तो वैसे भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। लिलित ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन तभी यूरी कहता है कि तुम्हें अपने बारे में मुझे और बताना चाहिए, शायद एक दूसरे को जानकर हम भरोसा कर सकें। लिलित ये सुनकर शर्मा जाती है। अगले दिन यूरी का नाश्ता बनाने के बाद लिलित उसे जगाने जाती है। वो उसके लिए नए कपड़े भी लाई थी और कहती है कि उसका नाश्ता तैयार है। यूरी को अब तक लिलित के साथ रहने की आदत लग चुकी थी, फिर भी उसे लग रहा था कि उसमें कुछ तो अजीब बात है। यूरी नाश्ता कर रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लिलित दरवाजा खोलने जाती है और एक बॉक्स के साथ वापस आती है जिसमें लेटेस्ट गेमिंग कंसोल रखा हुआ था। यूरी इसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और लिलित उससे पूछती है कि क्या ये आपको पसंद आया। तब उसे समझ आता है कि लिलित ने उसके लिए खरीदा है। उसे अपने सारे नए कपड़े भी याद आने लगते हैं जो कि उसके पास अचानक से आ गए थे। वो घबरा जाता है और उसके दिमाग में ये सवाल घूमने लगता है कि वो उसे इतनी सारी नई चीजें क्यों दे रही है। वो उसे सवाल पूछता है और उसके जवाब देने से पहले लिलित पर इल्जाम लगा देता है कि वो उसे गिफ्ट के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है।
लिलित शर्माते हुए एक बार फिर से उससे मजाक करती है और कहती कि हाँ यंग मास्टर, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं आपको अपना बनाने के लिए तोहफे देकर आपको वश में करना चाहती हूँ। यूरी तुरंत कहते हैं कि तुम्हें मुझे इंप्रेस करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गिफ्ट्स के बिना भी तुम अट्रैक्टिव हो। वो तो ये तक कह देता है कि तुम्हें मुझे वश में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। ये सुनते ही लिलित का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। कुछ देर बाद यूरी स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था, लेकिन लिलित बार बार उसके कमरे में आकर दखल दे रही थी। कभी वो उसके लिए पेस्ट्रीज और चाय ला रही थी तो कभी पूछ रही थी कि क्या वो उसकी पेंसिल शार्प कर दे। यूरी इतना इरिटेट हो जाता है कि वो उस पर चिल्ला देता है कि चुप हो जाओ, तुम मेरे काम में दखल दे रही हो। लिलित तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ आपके काम आना चाहती थी। यूरी गहरी सांस लेता है और कहता है कि अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो अकेले बाहर रह के क्या करोगी, इससे अच्छा तब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तब तक तुम यहीं रहो। यूरी पढ़ाई कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद लिलित कहती है कि मैं 1 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ। उसके गए हुए थोड़ा सा समय हो जाता है, तब यूरी को उस पर शक होने लगता है। यूरी के दिमाग में फिर से वही बात आ जाती है कि कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रही है। हालांकि सच तो कुछ और ही था। लिलित तो सिर्फ एक लावारिस बिल्ली को सहलाने के लिए वहां गई थी। जब लिलित देख लेती कि यूरी उसे देख रहा है तब वो उसे भी बिल्ली को सहलाने के लिए बुलाती है। यूरी कहता है कि हाँ वो भी खेलेगा। फिर लिलित उससे मजाक करते हुए कहती कि मुझे लगता है कि आप चाहते कि मैं उस बिल्ली की जगह आपको सहलाऊं, है ना। ये सुनकर यूरी एम्बैरेस्ड हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं है, उसे बस बिल्लियों से डर लगता है। वो तो ये तक कह देता है कि जब तुम इस बिल्ली को सहलाती हो तब तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बिल्लियों से डर लगता है। उसे बिल्लियों का डर कम करने में उसकी मदद करने का ऑफर करती है, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं ये खुद से सीखूंगा। लिलित उसे बिल्ली के साथ अकेला छोड़कर चली जाती है ताकि वो अपने डर का सामना कर सके। यूरी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करी, लेकिन वो उसके लिए काफी मुश्किल था। कुछ देर बाद लिलित अपने साथ कैट फूड लेकर आती है और यूरी से उसे खिलाने को कहती है। बिल्ली मजे से अपनी मछली खा रही थी कि तभी एक बड़ा सा बिल्ला वहां आ जाता है। बिल्ली यूरी को उस बिल्ली से बचाने के लिए उसके आगे आ गई। जब यूरी देखता है कि वो बिल्ली उसे बचाने की कोशिश कर रही है तब वो भी उसे बिल्ली से बचाता है। जब तक लिलित वापस आती है तब तक यूरी उस बिल्ली से बॉन्ड बना चुका था। यूरी मॉर्निंग ग्लोरी नाम के फूल की ड्राइंग बना रहा था और लिलित उसके पास आती है और बताती है कि लंच तैयार हो चुका है। जब वो लिलित के हाथों का बना खाना खाता है तो हर बार की तरह उसे उसका स्वाद स्वर्ग की याद दिला देता है। वो सोचता है कि आखिर उस खाने में ऐसी क्या बात है जो उसे इतना टेस्टी बनाती है। वो लिलित उसे खाना बनाने सिखाने को कहता है। वो दोनों किचन में आ जाते हैं और लिलित उसे खाना बनाने का बेसिक सिखाती है। उसे हाथ पकड़कर सब्जियां काटना सिखाती है और पूरा स्ट्यू बनाना बताती है। पूरे कुकिंग प्रोसेस के दौरान यूरी गौर करता है कि लिलित ने स्ट्यू में कुछ अलग से नहीं डाला है। फिर भी जैसे उसने उसका पहला निवाला खाया उसे तुरंत समझ आ गया कि ये स्ट्यू वैसा नहीं है जैसा लिलित बनाती है। दूसरी तरफ लिलित कहती कि ये स्ट्यू हर बार से ज्यादा डिलीशियस बना है। यूरी शक के साथ पूछता कि कहीं तुम इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना तो नहीं भूल गई। लिलित उसे छेड़ते हुए कहती कि मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो वो प्यार है जो मैं आपके लिए हमेशा रखती हूँ। ये सुनकर यूरी दंग रह जाता है और बोलता है कि तुम इतना प्यार लाती कहाँ से हो, तुम्हारा खाना इतना टेस्टी होता है, घर हमेशा चमकता रहता है और मेरे कपड़े हमेशा परफेक्ट शेप में रहते हैं। लिलित शर्म से लाल हो चुकी थी लेकिन उसकी बातें चुपचाप सुन दी जा रही थी। रात में से वो ड्राइंग मिलती है जो कि यूरी ने सुबह बनाई थी। उसमें लिखा हुआ था कि वो फूल बिल्कुल लिलित की आंखों की तरह खिले हैं। जब यूरी सो जाता है तो वो हर रोज की तरह उसके बिस्तर पर चुपके से आके बैठ जाती है और उसे देखती रहती है। अगले दिन यूरी का स्कूल वापस जाने का वक्त आ गया था और लिलित को छोटी छोटी सी बातों को लेकर उसकी फिक्र हो रही थी। वो उसे पूछती कि क्या आप पक्का चाहते कि मैं आपको स्कूल तक छोड़ने ना जाऊँ। यूरी इंसिस्ट करता है कि नहीं, बस तुम घर का ध्यान रखो। उसके घर से निकलने से पहले लिलित चेक करती कि कहीं उसकी नेक टाई तो लूज नहीं है। उसके बाल ठीक करती है और चेक करती है कि उसके कपड़े एकदम परफेक्ट हो। जब उसने देखा कि यूरी सिर्फ उसकी तरफ घूरे जा रहा है तो वो हंसी मजाक में कहती है कि क्या मैं आपको इतनी पसंद आ गई हूँ कि आपका स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। यूरी तुरंत कहता है कि हम एक शादीशुदा कपल जैसे लग रहे हैं, मेरी मॉम भी ये सब मेरे डैड के लिए करती थी। ये सुनकर लिलित का चेहरा लाल होने लगता है और वो शर्माते हुए कहती है कि आपको स्कूल के लिए लेट हो रही है। स्कूल में एक नई कैरेक्टर सुकासा की एंट्री होती है। वो यूरी को नोटिस करती है। उसे याद आता है कि उसकी बटलर फुजिसाकी ने बताया था कि उसके पेरेंट्स हाल ही में कार एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। उसे याद आता है कि कैसे जब वो छोटी थी और दूसरों से बात करने में हिचकिचाती थी तब यूरी ने उससे बात की। उस वक्त उसे बहुत खुशी हुई थी और अब वो डिसाइड करती है कि वो उससे बात करेगी। दूसरी तरफ घर में लिलित यूरी के बिहेवियर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज थी। वो सोचती है कि छोटे मास्टर इतने रेजिस्टेंट क्यों हैं। उसे लग रहा था कि यूरी को उसकी कैपेबिलिटीज पर भरोसा नहीं है और शायद अभी भी उसको एक परफेक्ट मेड नहीं मानता है। वो और मेहनत से काम करने का फैसला करती है ताकि वो अपने काम में और परफेक्शन ला सके और यूरी का भरोसा जीत सके। काम करने के बाद वो यूरी को स्कूल लेने चली जाती है। उसे पता था कि वो उसे वहां देखकर गुस्सा आ जाएगा, लेकिन आखिर वो उसकी मेड है और उसका ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ यूरी डिसाइड करता है कि वो अपने आप घर जाएगा। वो जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि लिलित वहां उसे लेने आई है। वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे कह कर आया था कि वो उसे स्कूल ना लेने आए। दूसरी तरफ सुकासा उसे देख लेती है और उसको बुलाने वाली होती है, लेकिन वो उसे एक मेड के पास जाते देख लेती है। वो एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाती है और सुनती है कि यूरी अपनी मेड को डांट लगा रहा है। वो तो तब शॉक हो जाती है जब उसे सुनाई देता है कि वो किसी स्पेशल टाइप की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। यूरी कहता है कि वो नहीं चाहता कि लोग उसकी खूबसूरती के बारे में बातें करें। सुकासा को लगता है कि वो किसी तरह की फॉरबिडन रिलेशनशिप में है। वो यही जानकर इतना एक्साइटेड हो जाती है और दोनों की रिलेशनशिप के बारे में इतना मग्न हो जाती है कि उसे ये तक पता नहीं चलता कि फुजिसाकी उसके पीछे खड़ी है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसे इतनी देरी क्यों हो गई, लेकिन फुजिसाकी यूरी और लिलित को वहां देख लेती है। हमें पता चलता है कि फुजिसाकी और लिलित एक दूसरे को जानती थी। अब एक दिन यूरी स्कूल से घर आता है लेकिन लिलित वहां नहीं होती।
पहले तो वो बहुत खुश हो रहा था कि अब वो पूरा दिन मस्ती करेगा। वो जंक फूड खाता और काउच पर बैठकर कॉमिक्स पढ़ता है। दूसरी तरफ लिलित असल में अपने यंग मास्टर के लिए रात का खाना बनाने के लिए सामान लेने आई थी, लेकिन जो उसकी डिश का मेन इंग्रेडिएंट था वो पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा था। वो दूसरी डिश बनाने की जगह इंग्रेडिएंट खरीदने के लिए दूसरे कस्बे चली जाती है। इस दौरान यूरी गौर करता है कि लिलित को काफी देर हो गई है। उसे इसकी चिंता होने लगती है और वो सोचने लगता है कि वो कहाँ निकल गई होगी कि उसे आने में इतनी देर हो रही है। वो नोटिस करता है कि लिलित के ना होने की वजह से घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। वो उसे कॉल भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। दूसरी तरफ लिलित को जो इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे वो उसे मिल गए थे, हालांकि काफी देर हो चुकी थी और ट्रेन भी इंस्पेक्शन की वजह से डिले थी। उसे भी चिंता होने लगती क्योंकि वो अपना फोन मेंशन में ही भूल गई थी और यूरी को कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। उसी वक्त फुजिसाकी, जो कि सुकासा की मांगा खरीदने आई थी, लिलित को वहां देख लेती है और उसे घर तक राइड ऑफर कर दी है। जब वो घर आती है तो देखती है कि यूरी काउच पर दुबक कर बैठा हुआ है। वो उसे तुरंत लेट होने के लिए और उसे कांटेक्ट ना करने के लिए माफी मांगती है। यूरी कहते हैं कि तुमने मुझ पर कोई जादू टोना कर दिया है। वो कहता है कि जब वो स्कूल से आया और वो उसे वहां पर नहीं मिली तब वो बहुत उदास हो गया। वो आगे कहता है कि मुझे इसी से समझ आ गया कि तुमने मुझ पर कोई जादू किया है, क्योंकि उसे घर में आने से पहले वो अकेले होने के बावजूद बिल्कुल ठीक रहता था, लेकिन अब जब वो उसके साथ नहीं होता तो उसे अकेलापन महसूस होता है। अपनी आंखों में आंसू भरे हुए यूरी कहता है कि उसने पक्का उस पर कोई जादू कर दिया है, क्योंकि अब वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसके बाद वो उसे कसम खाने को कहता है कि अब से वो उसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। लिलित को पता था कि उसके यंग मास्टर उस पर बहुत नजदीक से नजर रखते हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करते हैं, जबकि वो बस इतना चाहती है कि उसके यंग मास्टर की परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। उसे यूरी की चिंता थी, इसी वजह से वो मेंशन में आई थी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो उस पर शक करता है। हालांकि उसे समझ आ गया था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि असल में वही थी जो अचानक से उसकी जिंदगी में आई, और तो और यूरी को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो उसका उस पर शक करना जायज है। वो उस पर गलत इन्फ्लुएंस नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने उल्टा उस पर ही नजर रखना शुरू कर दिया ताकि वो हर वक्त अपनी यंग मास्टर का ध्यान रख सके। दूसरी तरफ यूरी को लग रहा था कि वो उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए हर जगह उसका पीछा कर रही है। वो उसे पीछे छुड़ाने के लिए भागने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे फॉलो करने के लिए भागती है तब उसका पैर लड़खड़ा रहता है और वो उस पर गिर जाती है। जब वो उठता है तब वो कहता है कि अब वो नहीं भागेगा और ना ही उसे कहीं जाने देगा। इतना सब करने के बाद भी यूरी का शक लिलित पर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब लिलित पोछा लगा रही थी तब भी यूरी से छिपकर तीखी नजरों से देखे जा रहा था। आखिरकार लिलित फैसला करती कि अब वो समझदारी से काम लेगी और एक असल मेट की तरह बिहेव करेगी, ताकि वो अपने यंग मास्टर का भरोसा जीत सके। वो यूरी का सामना करती है और उसे सीधा पूछती है कि आप मुझे इतना देखते क्यों रहते हैं, क्या कभी बोर नहीं होते? यूरी कहता है कि मैं तुम पर शक करता हूँ और मैं तुम्हारे किसी भी जालसाजी वाले प्लान में फंसने नहीं वाला, और रही बात तुम्हें देखते हुए बोर होने की, तो मैं तुम्हें बिना बोर हुए पूरी जिंदगी देख सकता हूँ। लिलित को ये सब बात सुनकर बुरा लग रहा था कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले यूरी के करीब आने की, वो सब फेल होती दिख रही थी। उसका दिल उदास हो गया कि वो अपनी यंग मास्टर के दिल तक नहीं पहुंच पा रही है। वो अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि अब वो क्या करे, कि तभी उसे एक आइडिया आता है। वो यूरी से उसके साथ टाइम स्पेंड करने को कहती है। वो बोलती है कि वो साथ मिलकर खूब मजे करेंगे। वो चेस खेलते हैं और उसे पता चलता है कि खाली यही गेम था जो उसके पापा ने उसे सिखाया था। खेलते खेलते यूरी अपनी पास्ट की मेमोरीज शेयर करने लगता है। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स काफी अच्छे और मेहनती लोग थे और उनके साथ बिताए हुए कुछ कीमती पल उसके लिए प्राइसलेस है। यूरी की बातें सुनकर लिलित खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो जब चाहे उसके साथ खेल सकता है। वो चेस खेलना जारी रखते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई। हालांकि फिर भी यूरी बार बार एक और राउंड खेलने को कहे जा रहा था। एक दिन जब यूरी स्कूल से आता है तब लिलित को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो काफी शांत था और सीधा अपने रूम में चला गया। अब यंग मास्टर का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था, इसलिए लिलित उसके लिए पुडिंग बनाती है। उसे लग रहा था कि यूरी हर बार की तरह पुडिंग देखकर उस पर टूट पड़ेगा और कहेगा कि वो उसे पुडिंग किसी मकसद से खिला रही है। हालांकि इतनी शिद्दत से पुडिंग बनाने के बावजूद उसे वैसा रिएक्शन नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद कर रही थी, क्योंकि जब उसने यूरी को पुडिंग दी तब वो सिर्फ थैंक्स बोलकर अंदर चला गया। वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये पहली बार था कि उसके यंग मास्टर ने उस पर जरा सा भी शक नहीं किया। वो उसे फॉलो करने लगती है, ये सोचकर कि वो उस पर फिर से जालसाजी का इल्जाम लगाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लिलित को चिंता होने लगती है कि क्या उन्होंने उसे देखा नहीं, या फिर उसे इग्नोर कर दिया, या वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये सारे सवाल उसके दिमाग को खाए जा रहे थे कि तभी उसके यंग मास्टर अपने रूम से एक पेपर लेकर बाहर आते हैं और वो घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे भी दूसरे सर्वेंट्स की तरह निकालने जा रहा है। हालांकि असल वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग की नोटिस थी, जिसमें पेरेंट्स को टीचर से मिलने के लिए स्कूल जाना होता है। यूं शर्माते हुए कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो आएगी। ये सुनकर लिलित को काफी रिलीव्ड महसूस होता है और वो खुशी से उसकी रिक्वेस्ट मान जाती है। हालांकि यूरी चाहता था कि वो स्कूल में मेड यूनिफॉर्म की जगह नॉर्मल कपड़े पहन कर आए, क्योंकि उसके स्कूल के टीचर काफी स्ट्रिक्ट हैं। लिलित अलग अलग कपड़े ट्राई करती है, लेकिन उसका कोई भी कपड़ा उसके मास्टर के ऑर्डर के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था, जिससे वो नाराज हो जाती है। स्कूल में यूरी देखता है कि दूसरे बच्चों के पेरेंट्स आ चुके हैं और वो सोचता है कि लिलित कहाँ रह गई, क्योंकि अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। वो उदास हो ही चुका था कि तभी लिलित फुजिसाकी के साथ वहां आ जाती है। असल में उसके पास स्कूल में पहनने के लिए कोई भी ढंग के कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे फुजिसाकी से कपड़े बोरो करने पड़े थे। उसे देखते ही यूरी बहुत खुश हो जाता है। घर जाते वक्त वो स्कूल आने के लिए लिलित का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि उसे नहीं पता है कि वो उसके वहां होने से कितना खुश था। कुछ दिन बाद यूरी मेंशन के हॉलवे के आगे पीछे भाग रहा था, और जब लिलित पूछती है कि वो क्या कर रहा है तब वो बताता है कि वो स्पोर्ट्स डे के लिए तैयारी कर रहा है और हॉल रेस की प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। वो कहती है कि वो उसके लिए चीयर करके उसकी प्रैक्टिस में मदद करेगी।
हालांकि जब वो चीयर कर रही थी तब वो गौर करती कि उसके मास्टर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और जब वो पूछती कि वो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, तब यूरी कहता कि वो इतनी क्यूट लग रही थी कि वो उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। उसके बाद वो उसे स्पोर्ट्स डे के दिन आकर उसके लिए चीयर करने को कहता है और लिलित तुरंत मान जाती है। एक दिन स्कूल के बाद यूरी लिलित के बनाए स्नैक्स को एंजॉय कर रहा था। वो कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो कि स्नैक बाजार से खरीदने की जगह तुमने अपने हाथों से बनाए। वो देखता है कि उसने कोई सी बुक पकड़ रखी है। जब वो उससे उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये बुक स्पोर्ट्स डे की ट्रेनिंग पर बेस्ड है। वो उसकी स्पोर्ट्स डे की ट्रेनिंग में हेल्प करना चाहती थी। ये सुनकर यूरी बहुत खुश था कि अब ना वो केवल उसे सपोर्ट करेगी बल्कि उसे ट्रेनिंग भी देगी। वो उसे दिल से शुक्रिया कहता है। उसी दिन से वो अलग अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद वो बिस्तर पर जाके पसर जाता है और सोचने लगता है कि ट्रेनिंग करना कितना थकावटी काम है। लिलित कहती है कि वो उसे मसाज देगी ताकि वो कल सुबह बिना किसी दर्द के उठे। जब वो उसके सूजे हुए पैरों की मसाज कर रही थी तब लिलित कहता है कि तुम कितनी अमेजिंग हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी अच्छी मसाज देनी आती है। उसे फिर से लिलित पर शक होने लगता है और वो कहता है कि कहीं वो फिर से उस पर कोई जादू तो नहीं कर रही है। हालांकि लिलित कहती है कि उसे पता है कि अपने मास्टर को अच्छा कैसे महसूस कराना है। यूरी कहता है कि ये तो नाइंसाफी है, मुझे भी बताओ कि मैं तुम्हें कैसे अच्छा महसूस करा सकता हूँ। लिलित अपने यंग मास्टर की बातें सुनकर शर्म से लाल हो गई। अगले दिन यूरी हर रोज से जल्दी उठ जाता है और पूरा तैयार होकर हॉलवे में चल रहा होता है कि तभी वो देखता है कि किचन की लाइट खुली हुई है। वो देखता है कि लिलित उससे भी पहले की जागी हुई है और काम कर रही है। वो देखता है कि वो उसके स्पोर्ट्स डे के लिए लंच बना रही है। बाद में लिलित स्कूल जाने से पहले उसे अलविदा कहती है और जाने से पहले यूरी उसे कहता है कि वो स्पोर्ट्स डे के लिए कुछ भी जो उसे कंफर्टेबल लगे वो पहन सकती है। स्पोर्ट्स डे शुरू हो जाता है और पहला गेम रस्साकसी का था। कुछ टीममेट्स यूरी से कहती है वो कमजोर है तो अगर हो सके तो कम से कम बस रस्सी को पकड़ कर रखे। पीछे हटने की जगह यूरी उनसे कहता है कि वो देखे रहे कि कहीं उनके हाथ से रस्सी न छूट जाए। सुकासा जो कि ये सब देख रही थी काफी इंप्रेस हो जाती है कि यूरी कितना कॉन्फिडेंट बन गया है। उसी वक्त वो सुनती है कि लिलित अपने मास्टर के लिए चीयर कर रही है। उसे समझ आ जाता है कि यूरी उसी की वजह से इतनी हाई स्पिरिट में है, इसलिए वो उसका हौसला बढ़ाने का फैसला करती है। वो उसके पास आती है और कहती है कि उन्हें एक टीम की तरह काम करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। वो रस्साकसी का कंपटीशन जीत जाते हैं। यूरी बाद में सुकासा को बताता है कि वो सिर्फ इसलिए जीतना चाहता था ताकि वो लिलित के चेहरे पर आई मुस्कान को देख सके। लिलित यूरी के पास आती है और उसे जीत की बधाई देती है और कहती है कि वो बहुत कूल लग रहा था। यूरी उसे थैंक्स बोलता है। सुकासा उन्हें देखकर सोचती कि वो दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं। उसके बाद वो चारों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सुकासा और फुजिसाकी को लिलित का बनाया हुआ खाना काफी पसंद आता है। जब सुकासा कहती है कि लिलित वाकई बहुत अमेजिंग मेड है तब यूरी अचानक से शांत हो जाता है। लिलित यूरी से पूछती कि क्या हुआ। इस पर यूरी उससे पूछते कि क्या उसे परेशानी नहीं होती। वो उसके लिए सुबह इतनी जल्दी उठी, घर की सफाई की और तो और उसके लिए खाना भी बनाया, ऊपर से उसके स्पोर्ट्स इवेंट में भी है। लिलित कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे आपके लिए काम करके खुशी मिलती है। बाद में पता चलता है कि पेरेंट्स और गार्जियंस की भी एक ऑब्स्टेकल रेस होने वाली है। इससे लिलित को अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है। उसकी मम्मी एक रनर थी और उसके पापा भी स्पोर्ट्स में काफी अच्छे थे। उसे खुशी तो हो रही थी कि उसके यंग मास्टर उस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उसे ये भी डर लगा होता कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। वो सोचने लगती है कि उसके मास्टर आखिर उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब रेस स्टार्ट होती है तब वो ये समझ के दौड़ती है कि वो सिर्फ एक मेड है और वो अपने यंग मास्टर के पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आखिर इसीलिए ही उसे काम पर रखा गया है। जब वो रेस जीत जाती है तब उसे समझ आता है कि इसी वजह से यूरी ने उसे कंफर्टेबल ड्रेस पहनने को कहा था। रेस के बाद वो उसके पास आता है और कहता है कि वो कितनी अमेजिंग लग रही थी। लिलित कहती कि उसने उसके लिए अपनी पूरी कोशिश करी। हालांकि दूसरे बच्चे कहते कि यूरी ने चीटिंग करी। वो रेस सिर्फ पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स के लिए थी और लिलित उसकी मेड है। यूरी कहता है ऐसा नहीं है, लिलित मेरा परिवार है। ये सुनकर लिलित को बेहद खुशी मिलती है और वो ये कहने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन पूछती है कि क्या उसने जो कहा वो उसको लेकर पक्का था। यूरी कहता है कि उसे अपनी कही बात पर पूरा यकीन है, वो उसके लिए एक मेड से बढ़कर है। जब वो खुश होती है तो उसे भी खुशी मिलती है। वो फिर से उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि वो उसके इमोशंस को कंट्रोल कर रही है। अगले दिन लिलित खाना बनाने के लिए सब्जियां खरीदने आई थी। वो एक पत्ता गोभी खरीदती और सोचती कि आज वो चिकन गोभी का सूप बनाएगी। तभी मौसम खराब हो जाता है। दूसरी तरफ यूरी अपनी किताब पढ़ रहा होता है और तभी बाहर जोरों की बिजली कड़कती है। वो देखता है कि बारिश शुरू हो गई और उसे लिलित की चिंता होने लगती है। उसी वक्त बाहर से लिलित की आवाज आती है कि वो आ गई है। वो तुरंत भागकर बाहर जाता है और देखता है कि वो पूरी भीग चुकी है। यूरी फौरन अपने रूम से टॉवल लेकर आता है और उसे देता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि जाके तुरंत ना हो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो इतना सीरियस था कि लिलित उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई और कहने लगी कि क्या आप मेरे साथ नहाएंगे। हालांकि उसका जवाब सुनकर उल्टा वही शर्मा गई, क्योंकि यूरी ने कहा था कि उसे इतना बेसब्र नहीं होना चाहिए। वो साथ में तभी नहाएंगे जब उनकी शादी हो जाएगी। अगली सुबह वो अपने यंग मास्टर के लिए कॉफी लेकर आती है। यूरी कॉफी का पहला घूंट पीते ही उसे थूक देता है क्योंकि उसमें नमक पड़ा हुआ था। असल में लिलित ने धोखे से नमक को चीनी समझ लिया था। उसे उस पर शक होने लगता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसे लिलित की चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे घर भर में फॉलो करता है। लाइब्रेरी में अचानक से लिलित पर एक बुक गिर जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। यूरी घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लिलित कहती है अरे ये तो कुछ नहीं है और खून पोंछकर फिर से साफ सफाई में जुट जाती है। यूरी उसे रोकता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है। उसका माथा बुखार की वजह से तप रहा था। वो उसे तुरंत उसके रूम में ले जाता है और बिस्तर पर लेटा देता है। लिलित उठ जाती है और रोने लगती है कि अगर यूरी ने डॉक्टर को बुला लिया तो वो कहीं उसकी गैर मौजूदगी की वजह से किसी और मेड को ना हायर कर ले। यूरी उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके बदले किसी को भी नहीं रखेगा और ना ही उसे अपना साथ छोड़ने देगा। वो रात भर आराम करती है और अगले दिन फिर से कामकाज में जुट जाती है। काम करते वक्त वो खुद से वादा करती है कि वो कल के काम की मुआवजा भरने के लिए आज पूरा दिल से काम करेगी।
तभी यूरी उसके बगल में आके खड़ा हो जाता है, उसकी खिड़की साफ करने में मदद करने लगता है। लिलित उससे कहती कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसे लग रहा था कि उसके बीमार होने की वजह से यूरी को रात में काफी काम करना पड़ा होगा। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यूरी कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और ये उसका लिलित के साथ ज्यादा समय बिताने का एक तरीका है। लिलित ये सुनकर खुश हो जाती है और वो मैनसन की साफ सफाई करना जारी रखते हैं। जब सारा काम खत्म हो जाता है तब यूरी सुकासा की हेलोवीन पार्टी में जाने के लिए एक कॉस्ट्यूम चुनता है। वो एक सेज बनने का डिसाइड करता है और लिलित से उसकी छड़ी के ऊपर लगने वाली मणि को चुनने को कहता है। उसके बाद वो लिलित की कॉस्ट्यूम चुनते हैं, जो कि पार्टी में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। पार्टी में यूरी ने सेज की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी तो वहीं लिलित ने ड्रैगन की। सुकासा कहती है कि तुम दोनों एकदम क्यूट कपल्स की तरह लग रहे हो। वो उसके मेंशन में घुसते हैं, जहाँ पूरा घर खाने पीने और हेलोवीन की डेकोरेशन से सजा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि सुकासा कितनी ज्यादा अमीर है और उसकी देखभाल के लिए कितने सारे लोग लगे हुए हैं। अब सुकासा ने प्रिंस की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, यूरी ने सेज की और लिलित ने ड्रैगन की। तो सुकासा को लग रहा था कि अब बस एक प्रिंसेस की कमी है, इसलिए उसकी मेड फुजिसाकी को ले जाती है और उसे खूबसूरत सी प्रिंसेस की तरह सजा कर ले आती है। वो खूब सारी फोटोज खींचते हैं और दिन खत्म होने के बाद एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। अगले दिन स्कूल के बाद सुकासा यूरी को घर जाते हुए देख लेती है। वो यूरी से उसके लिए रुकने को कहती है और उसे वो एनवेलप देती है जिसमें उनकी फोटोज थी। उसमें वो उसकी और लिलित की मुस्कुराते हुए फोटो देखता है। उसे देखकर यूरी को घर जाने की जल्दी मचने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि लिलित उदास है और उसने उसके आते ही अपने पीछे कुछ छिपाया भी है। वो उससे पूछता है कि वो क्या छिपा रही है। यूरी कहता है कि मुझे लग रहा था कि अब तुम पर शक करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। लिलित उस वक्त कुछ नहीं कहती और बस चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। खाना खाते वक्त पहली बार यूरी को उसका बनाया हुआ खाना भी बेस्वाद लग रहा था। आखिर लिलित ने बात करना शुरू करी और कहा कि क्या उसे याद है जब उसने पहली बार उसका बनाया हुआ खाना खाया था, जो कि उस पर शक करने के बावजूद भी उसे बहुत अच्छा लगा था। वो मुस्कुराती और कहती कि ये आखिरी बार है जब उसे देख रहा है, क्योंकि उसे वापस बुला लिया गया है। यूरी गुस्सा और दुखी दोनों हो जाता है। उसे रोकने की कोशिश करता है, ये क्या करे कि उसने वादा किया था कि वो तब तक उसके साथ रहेगी जब तक वो उसकी मिस्ट्री का पता नहीं लगा लेता। लिलित रोने लगती है और लेटर को फेंक देती है और कहती है कि वो हमेशा अपने यंग मास्टर के साथ ही रहेगी। अगले दिन यूरी की क्लास में टीचर सभी बच्चों को ग्राफ को कलर करने को कहती है। सुकासा नोटिस करती है कि यूरी ने पूरे ग्राफ को पर्पल रंग से रंगा है। क्लास के बाद यूरी पेड़ के नीचे जाके बैठता है और तभी सुकासा उसके पास आती है और पूछती कि क्या वो क्लास में हुए असाइनमेंट को लेकर उदास है। यूरी कहता है कि वो स्कूल में हर रोज सिर्फ लिलित के बारे में सोचता रहता है और वो इस बात को लेकर चिंता में है। सुकासा ये सोचकर ही शर्माने लगती कि वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा है। वो आगे बताता है कि जब भी उसकी नजरें उस पर पड़ती हैं उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। सुकासा कहती कि वो ये जो महसूस कर रहा है उसे ही प्यार कहते हैं। वो पूछती है कि वो असल में किन किन बातों को लेकर चिंता में है, जिस पर वो तुरंत कहने लगता है कि उसका स्वादिष्ट खाना, और जब भी वो उदास होती है तब खुद ब खुद वो भी उदास हो जाता है। वो इस कंक्लूजन पर आते हैं कि शायद वो बीमार हो चुका है। सुकासा उसके एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन दोनों को सुनकर दंग रह जाती है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो इतनी सिंपल सी चीज नहीं समझ पा रहा कि वो उससे प्यार करता है। घर जाते वक्त यूरी खुद से पूछ रहा था कि आखिर प्यार होता क्या है। लिलित उसका स्वागत करती है और उसे थोड़ा सा छेड़ती है, लेकिन हर बार से बिल्कुल अलग वो बिना शर्माए चुपचाप उसके बगल से गुजर जाता है। लिलित दोबारा से ट्राई करती है, लेकिन वो उसे फिर से अनदेखा कर देता है। वो एक और बार ट्राई करती है और इस बार वो उसे कहती कि आप थक गए होंगे, क्या आप खाना खाएंगे या बात लेंगे या फिर मुझे लेना पसंद करेंगे। लिलित को लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन फिर भी यूरी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो उससे पूछती है कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। यूरी उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन एन वक्त पर रुक जाता है। अगले दिन स्कूल में वो सुकासा से इस बारे में बात करता है। सुकासा ये जानकर काफी खुश होती है कि यूरी अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहता है, इसलिए वो उसे अपने घर बुलाती है। घर में वो उसे अपनी मम्मी से मिलवाती है, जो कि उसका खुले दिल से स्वागत करती हैं। लिलित ने सुकासा के लिए कुकीज भी भिजवाई थी, जो कि उसे बहुत पसंद आती हैं। सुकासा यूरी से पूछती कि क्या वो लिलित को भी टी पार्टी में बुला ले। हालांकि यूरी को डर था कि कहीं लिलित उसे छोड़कर सुकासा के मेंशन में काम न करने लगे। सुकासा कहती कि उसे लगता है कि लिलित यूरी के साथ बहुत खुश है और वो सोचती है कि उनका रिश्ता काफी मजबूत है। असल में यूरी को लग रहा था कि अगर लिलित सुकासा के लिए काम करेगी तो वो ज्यादा पैसे कमाएगी और खुश रहेगी। यूरी खुद पर सवाल करने लगता है कि क्या वो लिलित को कभी खुश रख भी पाएगा। सुकासा के थोड़ी देर समझाने के बाद वो अच्छा महसूस करता है और फिर वो उसे कई सारी रोमांटिक बुक्स देती है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सके। जब वो घर आता है तब लिलित उसका स्वागत करती है। यूरी कुछ देर वहीं खड़ा उसे घूरता रहता है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि उसके मास्टर उसे घूरे क्यों जा रहे हैं। तभी अचानक से यूरी मुस्कुराता है, ये सोचकर कि अच्छा है कि लिलित उसके साथ खुश है। जिसमें सभी को एक ऐसी ड्राइंग बनानी थी जो किसी चीज या इंसान की असली फितरत दिखाए। यूरी ने सोचा कि वो लिलित की तस्वीर बनाएगा और इस असाइनमेंट को पूरा करते हुए वो उसकी असली रूप को दिखाने की कोशिश करेगा। पहली बार उसने लिलित की एक तस्वीर बनाई, लेकिन जब उसने लिलित को दिखाया तो उसे लगा कि वो उस तस्वीर से खुश नहीं है, इसलिए उसने वापस से शुरू से बनाने का फैसला किया। लिलित ने उसकी पहली तस्वीर की तारीफ भी करी, पर यूरी ने कहा कि उस तस्वीर में लिलित की वो खूबसूरती, नजाकत और अंदाज नहीं दिख रहा था जो वो दिखाना चाहता था। उसने कई बार कोशिश करी, पर हर बार उसे लगता कि कुछ कमी रही जा रही है। दिन भर लिलित के बारे में सोच सोचकर उसकी नींद उड़ चुकी थी। लिलित ने उसे सुलाने के लिए दूध पिलाया, उसके लिए सॉफ्ट म्यूजिक भी बजाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिर में जब वो उसके साथ सोई तभी यूरी चैन की नींद को पाया। भाई मैं तो चाहूंगा कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को ऐसी ही वाइफ मिले, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, क्या पता मेरी कहीं बात सच हो जाए। अगली सुबह यूरी उठकर पूरी तरह से रिफ्रेश महसूस कर रहा था। वो कहता है कि कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई।
लिलित पूछती कि क्या आपको कल रात का कुछ याद है? यूरी कहता है हाँ, मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरी माँ लोरी गा रही थी, वही लोरी जो तुम मुझे सुलाने के लिए गाती हो। यूरी उस दिन और भी ज्यादा मन लगाकर उसकी तस्वीर बनाने में जुट गया। उसने लिलित से कहा कि वो आज रात फिर से उसके साथ सोए, क्योंकि वही है जिसकी वजह से वो चैन से सो पाया था। कुछ दिन बाद उसने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली और समय पर क्लास में दिखा दी। क्लास के सामने वो सभी से कहता है कि लिलित उसकी फैमिली का एक जरूरी हिस्सा है। उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि उसने स्कूल के ड्राइंग कॉम्पिटिशन का अवार्ड भी जीत लिया। उस रात यूरी एक सपना देखता है जिसमें एक पर्पल बालों वाली लड़की थी। सपने में उसने उस लड़की के लिए एक फूलों की अंगूठी बनाई। जब वो उसके पास जाकर उसका चेहरा देखने ही वाला था, तभी उसे लिलित की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि मास्टर उठ जाइए, सुबह हो गई है। यूरी ने अपनी आंखें खोली और तब तक वो सपने वाली लड़की गायब हो चुकी थी और लिलित का प्यारा चेहरा उस लड़की के चेहरे की जगह आ गया था, जैसे कि वो दोनों इंसान एक ही हों। यूरी से पूछते कि वो आज काम क्यों कर रही है, जबकि आज तो उसका छुट्टी का दिन था। लिलित समझाती है कि छुट्टी के दिन भी सुबह की जिम्मेदारी निभाना उसका फर्ज है। नाश्ता करने के बाद वो अपने कपड़े बदलने चली जाती है और यूरी अपनी स्टडी रूम में बुक्स और असाइनमेंट से अपना मन बहला रहा था। लिलित उसकी स्टडी रूम में आती है और बताती है कि वो अपनी छुट्टी बिताने के लिए बाहर जा रही है। जैसे यूरी से देखता है, उसकी पेंसिल उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। मैरून रंग की ड्रेस में लिलित इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो एक पल के लिए दंग रह गया। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया कि शायद लिलित इतनी सुंदर इसलिए तैयार हुई है क्योंकि आज उसका किसी के साथ डेट का प्लान है। लिलित फिर उससे पूछती कि कहीं उसे उसके बाहर जाने से कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर यूरी कहते हैं कि एक मास्टर का फर्ज बनता है कि वो अपने सर्वेंट्स को उनका पर्सनल टाइम दे। लिलित उसकी बात सुनकर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे बहुत अच्छी सी खाने की महक आती है। वो सुगंध का पीछा करते हुए एक बेकरी तक पहुंचती है। वहाँ वही पेस्ट्रीज, स्वीट्स और ब्रेड रखी हुई थी जो यंग मास्टर को काफी पसंद थी। वो यूरी के लिए उन्हें खरीदना चाहती थी। रास्ते में वो दो छोटे बच्चों को देखती है जिनका उम्र का फर्क लगभग यूरी और लिलित के जैसा लग रहा था। बच्चे दौड़ रहे थे और मजे कर रहे थे। जब वो कैफे में पहुंच जाती तो उसे यूरी के बारे में सोचकर चिंता होने लगती है कि कहीं उसने समय से खाना खाया होगा या उसे कहीं अकेले रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तभी फुजिसाकी वहां आ जाती है और उसके सामने आकर बैठ जाती है। वेट्रेस को ऑर्डर देने के बाद वो उस बारे में बात करते हैं जिसके लिए वो आज मिले थे। वो दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बात लिलित की अपने यंग मास्टर के लिए कभी न खत्म होने वाली चिंता पर आ जाती है। लिलित फुजिसाकी से पूछती कि क्या कभी उसने सुकासा के लिए इतनी चिंता करी है, जिस पर फुजिसाकी तुरंत मना कर देती है। असल में लिलित को उसका और सुकासा का रिश्ता देखकर जलन होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका सुकासा का रिश्ता उसके और यूरी के रिश्ते से बहुत गहरा है। लिलित खुलकर कहती कि वो यंग मास्टर के लिए अपना दिल अब तक पूरी तरह से खोल नहीं पाई है और इस बात को लेकर वो चिंता में है। तभी अचानक से लिलित को कुछ रियलाइज होता है। वो कहती कि फुजिसाकी खुद कितना बदल चुकी है। कहाँ मेड स्कूल में वो सबसे बेकार स्टूडेंट हुआ करती थी, तो वहीं अब वो इतनी प्यारी और रिस्पॉन्सिबल केयरटेकर बन चुकी है। फुजिसाकी अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है और लिलित को रियलाइज करवाती है कि उसका रिश्ता भी उसके यंग मास्टर के साथ कितना अच्छा है, क्योंकि स्कूल के दिनों में तो लोग उसके पास तक नहीं आना चाहते थे। अचानक फुजिसाकी को सुकासा का टेक्स्ट आता है जो कि ये जानने के लिए बेताब थी कि उसकी और लिलित के बीच क्या बात हो रही है। दूसरी तरफ यूरी चुपके से लिलित का पीछा कर रहा था। वो इस बात को लेकर पैरानॉइड हो रहा था कि लिलित किसके साथ होगी। तभी उसने एक महिला को देखा जो कि अपने बच्चे के लिए लोरी गा रही थी। उस सीन को देखते ही यूरी के दिमाग में कुछ जाग गया और वो लिलित के घर पहुंचने से पहले लौट आया और फिर दरवाजे पर उसका इंतजार करने लगा। जब लिलित घर आती तब उसके हाथों में यूरी के लिए वही स्वीट्स थी। यूरी ने सीधा उसका सामना किया और बताया कि आज उसने उसका पीछा किया था क्योंकि उसे डर था कि लिलित कहीं उसे छोड़कर चली जाएगी। उसने लिलित के पास के बारे में पूछा और कहा कि वो वही लड़की है ना जिसे उसके पेरेंट्स एक दिन घर लाए थे। लिलित हाँ करती और यूरी शिकायत करता कि उसने अब तक ये बात छिपा कर क्यों रखी। असल में लिलित को लग रहा था कि अगर वो उसे ये बात पहले बता देती तो शायद उसे नफरत करने लगता। अगले दिन सुबह लिलित को यूरी गार्डन में कुछ करते हुए दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है और यूरी उसे एक फूलों की रिंग पहनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उसे बचपन में देता था। स्कूल के बाद उसकी मुलाकात सुकासा से हुई जो लिलित के साथ उसके लव प्रोग्रेस के बारे में जानने को बेकरार थी। यूरी बस इतना कहता है कि हम बस एक साथ सोए थे। जब यूरी को रियलाइज होता है कि खाली वही नहीं था जिसे ऐसा महसूस हो रहा था, बल्कि लिलित भी कई चीजों को लेकर वैसा ही महसूस कर रही थी, तब उसे समझ आता है कि आखिर उसका दिल क्या चाहता है। इसलिए वो भागकर मेंशन जाता है ताकि वो लिलित को बता सके कि वो उसे कितना प्यार करता है। अचानक से एक ऑरेंज बालों वाली मेड उनके मेंशन में आ जाती है और लिलित को उसके पुराने मेंशन में ले जाने की बात करती है। वो दोनों उसे मेंशन के अंदर ले जाते हैं। नात्सुमे लिलित की पुरानी क्लासमेट है और उस मेंशन में काम करती है जहाँ लिलित पहले काम करती थी। वो उसे चाय देती है और पूछती कि वो ऐसे अचानक से यहाँ क्यों आ गई। नात्सुमे डायरेक्टली लिलित से कहती कि उसकी पुराने मेंशन में बहुत जरूरत है और उसे तुरंत लौटना होगा। लिलित पूछती कि अगर वो वापस जाने से मना कर दे तो क्या होगा। नात्सुमे साफ जवाब देती है कि ये फैसला उसके लिए सही नहीं है क्योंकि अब वो ऐसे लड़के के लिए काम कर रही है जो उसे तनख्वाह तक नहीं दे सकता। यूरी तुरंत उसकी बात काटते हुए कहता है नहीं, लिलित मेरी मेड है। वो इस तरह से बोल रहा था कि जैसे नात्सुमे उसका कोई बहुत कीमती सामान उससे वापस मांग रही हो। नात्सुमे कहती कि लिलित का अपना पुराने मास्टर के लिए काम करना ही उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। हालांकि इतना सब कहने के बाद भी लिलित वापस जाने से साफ मना कर देती है। वो चाहे उसे जितने लेटर्स भेज दे वो अपना मन नहीं बदलने वाली थी। नात्सुमे ने फैसला किया कि वो वहां रुक कर लिलित को ध्यान से ऑब्जर्व करेगी और तो और यूरी के एक काबिल मास्टर होने की क्वालिटीज को परखेगी, तब जाके वो अपना अगला कदम उठाएगी। उसने यूरी की एजुकेशन और मैच्योरिटी को परखने के लिए उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पूछा। अब यूरी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, इसलिए उसने उसे अपना पिगी बैंक दिखाया जो कि उसने लिलित को गिफ्ट देने के लिए भर रखा था।
यूरी की ईमानदारी और काइंडनेस को देखकर नासुमे थोड़ा तो इमोशनल होती है, लेकिन अभी भी वो कन्विंस नहीं हुई थी। उसने लिलित से कहा कि वो यूरी की मीठी बातों से मैनिपुलेट हो रही है। लिलित उसे अपने यंग मास्टर के बारे में बुरा भला कहने से रोकती है। तभी नासुमे से धोखे से टेबल पर रखा लैंप नीचे गिरकर टूट जाता है। यूरी तुरंत घबरा जाता है और उससे पूछे कि क्या कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई, और लिलित से तुरंत झाड़ू लाकर टूटे कांच को साफ करने को कहता है। यूरी नासुमे से इनोसेंटली कहता है कि उसे पता है कि वो लिलित से कितना प्यार कर रही है, इसलिए उसे वापस ले जाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। अगले दिन यूरी दोनों मेट्स को इन्फॉर्म करके स्कूल के लिए निकल जाता है। अब नासुमे उसको ऑब्जर्व करने आई थी, इसलिए लिलित पूरी शिद्दत से घर का सारा काम करती है। काम खत्म करने के बाद लिलित आराम से नासुमे के साथ बैठकर चाय पीती है। हालांकि तभी वो देखती है कि यूरी के स्कूल से वापस आने का समय हो गया है। वो दरवाजे पर चली जाती है ताकि वो उसका स्वागत कर सके। जब यूरी घर के अंदर आया तो वो पसीने से पूरा भीगा हुआ था और जोरों से सांस ले रहा था। उसने बताया कि वो लिलित से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वो घर दौड़ कर आया है। उसके बाद बिना किसी शर्म के उसने लिलित से अपने प्यार का इजहार कर दिया। यूरी का इस कदर बोल्ड कन्फेशन सुनकर लिलित और नासुमे दोनों शर्म से लाल हो जाती हैं। लिलित को समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन का रिस्पॉन्स कैसे दे, और नासुमे को अपने पुराने दिन याद आ गए जब उसके मास्टर भी उसके लिए इतनी ही केयर करते थे। उसने सोचा कि शायद वो यूरी जितनी हिम्मती नहीं है, इसलिए वो अपने मास्टर से कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाई। बाद में यूरी कपड़े बदलकर वापस उन दोनों के पास आता है। वो नासुमे से ऐसे कैजुअली पूछता है कि क्या वो सच में एक मेड है, क्योंकि वो घर का काम तो कर नहीं पाती है। नासुमे को सुनकर अपनी बेइज्जती महसूस होती है, इसलिए वो अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में पोछे वाली बाल्टी को उठा लेती है, लेकिन हड़बड़ी की वजह से वो गिर जाती है और पानी की बाल्टी लिलित और खुद पर लुढ़का लेती है। यूरी उन दोनों की हालत को देखकर काफी सा घबरा जाता है और कहता है कि वो दोनों तुरंत जाकर नहा ले, नहीं तो उन्हें ठंड लग जाएगी। लिलित नासुमे से कहती कि क्या वो उसके साथ नहाएगी। नासुमे पहले तो थोड़ा शर्मा गई, फिर भी उसने मना नहीं किया। नहाते वक्त लिलित ने अपने बर्ताव के लिए नासुमे से माफी मांगी और कहा कि उसे पता है कि वो उसकी बहुत चिंता करती है, लेकिन वो ये भी चाहती है कि नासुमे उसकी मर्जी और फैसलों का सम्मान करे। लिलित ने यह भी माना कि नासुमे के वहाँ होने की वजह से उसका दिल काफी हल्का हो गया है, खासकर उन इमोशंस को लेकर जो कि यंग मास्टर के प्यार और भरोसे की वजह से पैदा हुए थे। नासुमे कहती कि ये जो उसकी फीलिंग है वो इस चीज की ओर इशारा करती है कि उसका मास्टर उसे बेपनाह चाहता है। ये सुनकर लिलित का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया। यूरी की पर्सनैलिटी को इतने समय तक परखने के बाद उसको समझ आ गया था कि लिलित उस मेंशन को क्यों नहीं छोड़ना चाहती है, फिर चाहे उसे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों न झेलनी पड़े। लिलित का मेंशन न छोड़ने का फैसला उसके लिए और भी ज्यादा मायने रखने लगा था। अगले दिन जब लिलित नासुमे के रूम में जाती है तो वहाँ कोई नहीं था और सिर्फ खाली चिप्स के पैकेट पड़े थे और एक जूस का गिलास रखा हुआ था। लिलित ने नासुमे के लिए कुछ कुकीज बेक किए थे ताकि वो एंजॉय कर सके, और उसने सोचा कि नासुमे कहाँ चली गई होगी। रूम से जाने से पहले लिलित की नजर टेबल पर रखी हुई एक मैगजीन पर पड़ती है जिसमें क्रिसमस गिफ्ट वाला पेज खुला हुआ था। ये देखकर लिलित थोड़ा सा मुस्कुराती है और सोचती है कि शायद नासुमे क्रिसमस में किसी खास से मिलने वाली है। दूसरी तरफ नासुमे यूरी को स्कूल से लेने के लिए मेंशन से बाहर आ गई थी। यूरी के लिए तो वो नॉर्मल दिन था, लेकिन सुकासा उससे पूछे जा रही थी कि उसकी और लिलित की रिलेशनशिप कहाँ तक पहुंची और अब उनके बीच क्या हो रहा है। उसके इतनी बार पूछने के बाद यूरी सोचता है और बोलता है कि मेंशन में अब एक और फैमिली मेंबर जुड़ गया है। सुकासा खुशी से पागल हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उनके घर में एक बच्चे का जन्म होने वाला है। खैर जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं था। हॉल में यूरी सुकासा को नासुमे के बारे में बताता है और कहता है कि उसके आने के बाद से मेंशन में थोड़ी सी रौनक आ गई है। बाद नासुमे यूरी को सुकासा के साथ देखकर समझ बैठती है कि यूरी लिलित से अपना प्यार जाहिर करने के बाद चुप चुप के गुलछर्रे उड़ा रहा है, जिससे वो बहुत गुस्सा जाती है। लेकिन जब वो फुजिसाकी को देखती है तब वो समझ जाती है कि ये उसकी गलतफहमी थी। यूरी और नासुमे साथ में घर वापस लौटते हैं और नासुमे लिलित को क्रिसमस पर गिफ्ट देने के अपने प्लान के बारे में बताती है। यूरी कहता है कि हाँ, ये उसके लिए हमारा प्यार एक्सप्रेस करने का एक बिल्कुल सही तरीका रहेगा। नासुमे पूछती है कि क्या उसे पता है कि लिलित को क्या पसंद आ सकता है। हालांकि यूरी को उसकी पसंद का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। घर पहुंचते ही वो एक कमरे में सीक्रेटली अपने प्लान को डिस्कस करते हैं। वो एक क्रिसमस पार्टी प्लान करने का सोचते हैं और डेकोरेशंस कैसे करनी रहेंगी उसे डिस्कस करने लगते हैं। अगले दिन यूरी तो स्कूल चला जाता है, लेकिन नासुमे लिलित से घुमा फिरा कर पूछती है कि उसे क्रिसमस के लिए क्या चाहिए। स्कूल में जब यूरी सुकासा को लिलित के लिए उनकी पार्टी के प्लान के बारे में बताता है तब सुकासा खुश हो जाती है और कहती कि वो भी इसमें उसकी मदद करेगी, और बोलती है कि बाकी की डिटेल्स वो उसके मेंशन में जाकर डिस्कस करेंगे। वो वहाँ जाते हैं और अब सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी थी। अब बस लिलित को मेंशन से दूर रखना था ताकि वो पार्टी के लिए सारी डेकोरेशंस कर सकें। रात में जब यूरी डिनर कर रहा होता है तब नासुमे कहती कि उन्हें क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए। लिलित कहती है तो काफी अच्छा आइडिया है और यूरी से उसके प्लान के बारे में पूछती है। यूरी कहता है कि वो उनके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि सुकासा ने उसे अपनी क्रिसमस पार्टी में बुलाया है। नासुमे फिर लिलित से पूछती कि क्या वो उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना पसंद करेगी और लिलित मान जाती है। लिलित को थोड़ा तो बुरा लग रहा था कि यूरी उनके साथ क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट कर पाएगा, लेकिन वो सोचती है कि वो कम से कम उसके लिए गिफ्ट तो बना ही सकती है। रात में लिलित अपने यंग मास्टर के लिए एक स्कार्फ लेने लगती है जो कि वो यूरी को गिफ्ट में देने वाली थी। हालांकि यूरी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर उसे कुछ बताने के लिए अंदर आ जाता है। क्रिसमस के दिन नासुमे और लिलित मेंशन से बाहर जाने के लिए रेडी थी, लेकिन लिलित को यूरी की चिंता सताई जा रही थी कहीं वो सुकासा के मेंशन जाते वक्त रास्ते में कहीं खो ना जाए। यूरी उसे दिलासा देता कि वो नहीं खोएगा। उसको घर से बाहर रखने का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। उनके जाने के जस्ट बाद फुजिसाकी और सुकासा वहां जाती है और प्रिपरेशन शुरू कर देती हैं। सुकासा रोने लगती है कि उसे सारा डेकोरेशन का काम क्यों दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ यूरी और फुजिसाकी केक की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। यूरी पूछता है कि क्या इतनी फ्रॉस्टिंग ठीक रहेगी और फुजिसाकी उसकी नाक पर लगी क्रीम पोंछती है।
वो कहती है कि सुकासा जब भी किचन में काम करती है तो ऐसे ही चीजें अपने ऊपर लगा लेती है, इसलिए उसे इसकी आदत लग चुकी है। यूरी कहता है कि उसे सुकासा और फुदेसाकी के रिश्ते को देखकर जलन होती है। फुदेसाकी शर्मा जाती है और तभी दरवाजे से सुकासा उन दोनों की फोटो खींच लेती है। फुदेसाकी उससे कैमरा ले लेती है। सुकासा रोने लगती है कि वो दोनों तो यहाँ मजे कर रहे हैं और उसे वहाँ सारी डेकोरेशन अकेले करनी पड़ रही हैं। फुदेसाकी कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम केक पर स्ट्रॉबेरी लगा दो। इस दौरान नात्सुमे लिलित को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रही थी। लिलित पूछती कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या तुम्हें, लेकिन वो कहती है कुछ नहीं और हड़बड़ा कर गिर जाती है। वो पार्क में जाकर बैठते और नात्सुमे अपनी नाक से खून पोंछती है। लिलित उससे माफी मांगती है, कहते हुए कि शायद उसका किसी से मिलने का इरादा था और वो लिलित ने उसके साथ आकर खराब कर दिया। नात्सुमे और घबरा जाती है और कहती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर सारी गलतफहमी दूर हो जाने के बाद वो लोग क्रिसमस अच्छे से एंजॉय करते हैं। घर जाते वक्त लिलित ने नात्सुमे को क्रिसमस गिफ्ट के लिए क्यूट सी हेयर क्लिप दी और नात्सुमे भी लिलित को एक गिफ्ट देती है जो कि एक क्यूट सा पेन था। नात्सुमे कहती है कि अब तुम मेरे लिखे खतों का जवाब दे पाओगी। लिलित वो गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है। जब वो मेंशन आ जाते हैं तब देखते कि वहाँ तो पूरा अंधेरा है। अचानक से लाइट्स खुल जाती है और नात्सुमे कहती है चलो लिलित अंदर चलते हैं, लेकिन लिलित तो वहाँ होती ही नहीं। जब वो दौड़कर अंदर जाती है तब उल्टा सब लोग उसी को सरप्राइज कर देते हैं। यूरी बताता है कि उसने लिलित को सरप्राइज के बारे में पिछली रात ही बता दिया था। एक काम कहा गया था इस बच्चे से कि चुप रहे, वो भी इससे नहीं हो पाया। खैर अब जो होना था वो हो गया और सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन होते ही लिलित पूरे मेंशन को पहले की तरह चमका देती है और यंग मास्टर के आने का इंतजार करने लगती है। तभी मेंशन के सामने एक ब्लैक कार आके खड़ी हो जाती है। एक सूट पहना हुआ आदमी उसमें से उतरता है और मेंशन की घंटी बजाता है। लिलित दरवाजा खोलती है और अपने पुराने मास्टर को वहां देखकर दंग रह जाती है। वो उन्हें अंदर बुलाती है और उनसे बात करती है। दूसरी तरफ यूरी और नात्सुमे मेंशन की ओर बातें करते हुए आ रहे थे। नात्सुमे यूरी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो उसी की वजह से लिलित को समझा पाई कि वो उससे कितना प्यार करती है और अब वापस जाकर वो अपने मास्टर को भी बताना चाहती थी कि वो उन्हें कितना पसंद करती है। यूरी तुरंत कहता है कि तुम दोनों लोगों से एक साथ कैसे प्यार कर सकती हो। नात्सुमे कहती है बेवकूफ, लिलित वाला प्यार और मास्टर वाला प्यार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और हो सकता है कि जल्दी उसे भी ये समझ आ जाएगा। इतना कहकर वो मेंशन की तरफ वापस जाने लगते हैं। इस दौरान मेंशन में लिलित अपने पुराने मास्टर को चाय देती है और वो उससे पूछते हैं कि यहाँ तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। पहले तो लिलित उनसे माफी मांगती कि वो उन्हें और उनके मेंशन को छोड़ आई। फिर वो पूछती कि कहीं यहाँ आने का लेना देना तुम्हारे पास्ट से तो नहीं है। लिलित कहती हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। जब मेरे माता पिता खत्म हो गए थे तब मैंने अपना घर भी खो दिया था। जब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तब यूरी के पेरेंट्स ने मुझे उम्मीद दी और रहने के लिए अपने घर और अपने दिल दोनों में जगह थी। उसी के पेरेंट्स की तरह यूरी ने भी उसकी आंखों में खूबसूरती देखी। सही उम्र में उसने एक बोर्डिंग मेड स्कूल में दाखिला लेने का फैसला किया ताकि वहां से ग्रेजुएट होने के बाद वो उनके लिए काम करके उनका कर्ज चुका सके। लेकिन जब वो ओल्ड मास्टर के काम के लिए आसान हुई ही थी कि तभी उसे खबर मिली कि यूरी के माता पिता कार एक्सीडेंट में खत्म हो गए हैं। उस वक्त उसने यूरी के बारे में सोचा कि उसे भी उतना ही अकेलापन महसूस हो रहा होगा जितना उसे बचपन में हुआ था। ये कहानी सुनते ही उसके पुराने मास्टर को समझ आ गया कि वो वहाँ क्यों रुकी है। उनकी बातचीत खत्म होने वाली ही थी कि तभी यूरी और नात्सुमे वहाँ आ जाते हैं। नात्सुमे अपने मास्टर को देखते ही शर्मा जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो उसे लेने आए हैं। लिलित यूरी को बताती कि वो उसके पुराने मास्टर हैं। यूरी तुरंत लिलित को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो अब लिलित को नहीं ले जा सकते। वो यूरी को ऐसा करते हुए देखकर मुस्कुराते हैं और एश्योर करते हैं कि वो लिलित को नहीं ले जाएंगे। वो नात्सुमे का ख्याल रखने के लिए लिलित का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर नात्सुमे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जाने से पहले वो नीचे झुककर यूरी से लिलित का ध्यान रखने को कहते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिलित और यूरी साथ बैठकर डिनर करते हैं। वो उनके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि वो काफी समय बाद अकेले बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ देर बाद लिलित यूरी से पूछी कि क्या वो उसके साथ कहीं बाहर जाना पसंद करेगा। यूरी को लगता है कि वो उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछ रही है। अगले दिन वो साथ में बाहर जाते हैं। रास्ते में यूरी उसकी ड्रेस की तारीफ करता है और लिलित शर्म से पूरी लाल हो जाती है। वो अपनी भावनाओं को बहने से रोक लेती है और उसे एक कैफे ले जाती है। वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। कुछ देर उसे देखने के बाद यूरी हिम्मत जुटाकर उसे अपने साथ एक स्पेशल जगह चलने को कहता है। वो उसे अपने माता पिता की कब्र के पास ले जाता है और पहले वहां न आने के लिए उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसके पास वहां अकेले आने की हिम्मत नहीं थी। वो लिलित के बारे में भी उन्हें बताता है। जाने से पहले लिलित धीरे से उनका शुक्रिया अदा करती है और कहती कि अब उन्हें यूरी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शहर लाइट से चमक रहा था और बर्फ भी गिरने वाली थी। यूरी उस रोशनी में लिलित की खूबसूरती को देखता रह जाता है। लिलित उसे नोटिस कर लेती है और पूछती कि वो उसे क्यों देख रहा था। वो कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, लिलित मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे दिल से खुशी देता है। लिलित इस कन्फेशन को सुनने के बाद ब्लश करने लगती है। वो उससे पूछती है कि वो उसके लिए किस तरह का प्यार फील करता है और वो शायद अभी उसका कन्फेशन का जवाब भी ना दे पाए। लिलित कहती है कि जब उसे समझ आ जाएगा कि वो उसके लिए किस तरह का प्यार महसूस करता है तब वो उसके पास ही रहेगी और तब वो उसका जवाब भी दे देगी। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।